नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं में अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। पुष्पीय पादपों में जनन, और यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इस यूनिट के अंदर जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है 12th में, निषेचन के पूर्व की घटनाएं जो होगी, जो पिछला लेक्चर हमने जो किया है उसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्लांट्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है इसके बारे में इस अध्याय के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। और फिर हम निषेचन पश्चात संरचनाएँ और घटनाएँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फाइनली फिर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एपोमिक्सिस और बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन युग्मक निर्माण एवं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन युग्मक निर्माण एवं उनके संलयन से होता है। ये आपको मालूम है, जहाँ भी हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं पर आ रहा है तो हम पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इसमें गैमेट्स का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दोनों ही होगी। तो युग्मक निर्माण और उनका संलयन, ये दोनों प्रोसेस होगी। युग्मकों का निर्माण जनन अंगों के अंदर होता है और पादपों में लैंगिक जनन जो अंग होगा वो कौन सा होता है? पुष्प या फ्लावर होता है। पौधों का जो लैंगिक जनन अंग है वो क्या होता है? पुष्प या फ्लावर होता है। अब देखिए, पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जो युग्मक होते हैं वो दो प्रकार के युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो इनको बनाने वाले जो संरचनाएँ होगी, वो जो नर युग्मक को बनाएगी वो नर संरचना कहलाएगी और नर जनन अंग कहलाएगा, और जो मादा युग्मक को बनाएगा वो मादा जनन अंग कहलाएगा। देखिए आगे क्या है इसमें। नर युग्मक का निर्माण नर युग्मोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट में लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स द्वारा होता है। याद रखिएगा, मेल गेमेटोफाइट में माइक्रोस्पोर्स के माध्यम से या लघु बीजाणु के माध्यम से नर युग्मक का निर्माण होता है। वही दूसरी ओर मादा युग्मक का निर्माण मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गेमेटोफाइट में गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर्स से होता है। इतना समझ में आया? मेल गेमेट का जो निर्माण होगा वो मेल गेमेटोफाइट में होगा और फीमेल गेमेट का निर्माण होगा वो फीमेल गेमेटोफाइट में होगा। आगे देखिए, हम दोनों युग्मकों के संलयन या इसको फ्यूजन बोलते हैं के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। दोनों युग्मक या गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, या जिसको हम युग्मनज बोलते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये कैसे होते हैं? हैप्लाइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लाइड होते हैं। इसमें क्रोमोसोम के सम नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? अगुणित होंगे। कैसे? सिंगल सेट के अंदर पाए जाएंगे। जब इनका फ्यूज़न होता है तो फ्यूज़न से जो कोशिका बनेगी जिसको हमने क्या बोला है? जाइगोट बोला है या युग्मनस कहा है। ये कैसी होती है? 2n होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर कैसे हो जाएंगे? द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है, तो युग्मनस का निर्माण होता है और युग्मनस जो होगा बीज के अंदर भ्रूण में विकसित होगा। जो बीज होगा उसमें युग्मनस या जाइगोट क्या करेगा? एम्ब्रियो बनाएगा, विकसित होगा, और यह एम्ब्रियो वृद्धि करके नए पौधे को जन्म देगा। ठीक है, तो ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा? क्या बनाएगा? जाइगोट आगे इसमें एम्ब्रियो के अंदर
वृद्धि करेगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ये हम इसको यहाँ से हटा दें तो क्या बनाएगा, जाइगोट जो है वो किसको बनाएगा, एम्ब्रियो को या भ्रूण का निर्माण करेगा। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो आगे चलकर क्या बनाएगा, भ्रूण आगे चलकर क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। प्लांट का जन्म होगा, नया पौधा तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमने जो पहले चर्चा की कि जो पौधों का लैंगिक जनन अंग होता है वो पुष्प होता है। तो पुष्प क्या होता है वास्तव में और उसके कौन कौन से अंग होंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पुष्प पौधे का लैंगिक जनन का क्रिया स्थल होता है। यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। आकार की दृष्टि से यह एक रूपांतरित प्रौढ़ या मॉडिफाइड सूट होता है। ध्यान रखिएगा, यदि हम इसको देखें तो ये क्या होता है, रूपांतरित प्रौढ़ या मॉडिफाइड सूट होता है। जिस प्रकार से हम एक तने की बात करें, प्रौढ़ की बात करें, तो उस पर क्या देखने को मिलेगा अपने को, हमको उस पर नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं। उस पर क्या देखते हैं, नोड्स देखने को मिलेंगे। और इन नोड्स पर क्या लगी होती है, फ्लोरल लीव्स लगी होती है, सॉरी ये लीव्स लगी होगी, क्या लगी होगी, लीव्स लगी होगी। ठीक है, तो ये रूपांतरित किस आधार पर हुआ कि ये जो स्टम है या सूट है ये कंडेंस हो गया। इसको क्या क्या प्रेस कर दे दी हम तो पूरी जो नोट्स होगी वो क्या आ जाएगी, पास पास आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से हमने कंडेंस कर दिया तो ये नोट्स क्या हो गई, पास पास आ गई। ठीक है, यहाँ पर सब नोट्स आ गई है। यहाँ पर एक नोट्स 2 3 4 5 अपन इस प्रकार से बता सकते हैं। और इन पर क्या लगी होगी, लिव्स लगी होगी। इन पर क्या उपस्थित होगी, लिव्स उपस्थित होगी। तो इस प्रकार से ये क्या बना लेगा, कप का फ्लावर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो लीव्स है वो भी कैसी हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। ये भी रूपांतरित हो जाएगी और रूपांतरित होकर ये क्या बना लेगी, फ्लोरल लीव्स का फॉर्मेशन करेगी। जो पुष्प के अंग होंगे उनका निर्माण करेगी। और वास्तव में वो क्या होते हैं, रूपांतरित पत्तियाँ ही होती है जिसको फ्लोरल लीव्स कहते हैं। ठीक है, तो हम देखें इसमें कि जो आकार की दृष्टि से जो पुष्प होता है वो क्या होता है, रूपांतरित प्रौढ़ या मॉडिफाइड सूट होता है जिसमें पुष्पासन या थैलेमस जिसको बोलेंगे वो अक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। हमने अभी डायग्राम बनाया था इस प्रकार से। तो ये जो होगा जिस पर पुष्प के विभिन्न भाग लगे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पुष्पासन या थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, या इसको रिसेप्टिकल या पुष्पासन इसको कहा जाता है। तो ये क्या करता है, इसका जो सूट होगा उसका प्रतिनिधित्व करेगा क्योंकि इसी के ऊपर आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। इसी के ऊपर आपको नोट्स या पर्व संधियाँ देखने को मिलेगी। लिखा है जिस पर पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती है। इन पर्व संधियों पर पुष्पीय पत्रों या फ्लोरल लीव्स के 4 चक्र लगे होते हैं। आपने जो प्लांट पुष्प देखा होगा उसमें मुख्य रूप से 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। उनको हम फ्लोरल लीव्स बोलेंगे। और वो जो लीव्स होगी या जो उसके भाग होंगे वो चक्रों में लगे होते हैं। कैसे होते हैं, वो चक्र में या रोल के अंदर लगे होते हैं। तो निश्चित क्रम में चक्र के अंदर ये व्यवस्थित होते हैं। हम आगे देखेंगे इसके अंदर किस प्रकार से होता है। आगे चलते हम, तो कौन कौन से चक्र होंगे। देखिए यदि मैं एक पुष्प का डायग्राम यहाँ ड्रा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से यदि मैं डायग्राम यहाँ ड्रा करूँ और तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है नीचे वाला, यदि मैं इसको अलग कलर से थोड़ा सा ले लूँ तो आपको समझ में आएगा। इसको इस कलर से लेता हूँ ना मैं। तो ये जो संरचना बनाई है मैंने, तो ये जो होता है ये पुष्पासन होगा। और ये पुष्पवृंत नीचे की ओर जो डंडी बन रही है ये क्या होगी, पुष्पवृंत होगी। और ये क्या जो ऊपर की ओर बनाया पुष्पवृंत के ऊपर की ओर, तो ये क्या कहलाता है आपका, थैलेमस कहलाता है या पुष्पासन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, पुष्पासन या थैलेमस कहलाएगा। तो थैलेमस वास्तव में क्या है, ये मॉडिफाइड सूट का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। थैलेमस जो है वो मॉडिफाइड सूट को ही दिखा रहा है। इसी पर जो फ्लोरल लीव्स होगी वो चक्रों में व्यवस्थित होगी। हमने बताया कि 4 चक्रों में व्यवस्थित होती है। एक आता है आपका बाह्य दल जिसको कैलिक्स बोलेंगे। दूसरा आता है करोला या दलपुंज जिसको बोला जाता है। तीसरा चक्र आता है पुमंग या
एंड्रोसियम, और फोर्थ चक्र होगा रोल होगा वो जायांग या गाइनोशियम होता है। हम बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं ना। तो बाह्यदल या कैलिक्स जिसको बोला जाता है, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है तथा अनेक इकाइयों का बना होता है। यदि पुष्प को आपने देखा होगा तो उसमें आपको इस प्रकार से ग्रीन पत्तियां दिखाई देगी। पुष्प में बाहर की ओर ग्रीन पत्तियां लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये वास्तव में क्या होता है, इसका बाह्यदल होता है या कैलिक्स होता है। ठीक है, तो हम देखिए इसमें यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है तथा अनेक इकाइयों का बना होता है, और प्रत्येक इकाई को क्या बोलते हैं, बाह्यदल या सेपल कहते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, सेपल कहेंगे। क्या बोलेंगे, सेपल। एक इकाई है, इसको सेपल कहेंगे, और पूरे के पूरे चक्र को, उसको पूरे चक्र को क्या बुलाता है, कैलिक्स कहा जाता है। पूरे चक्र को कैलिक्स कहा जाएगा। बाह्यदल जो होगा वो हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना है जिसका प्राथमिक कार्य कलिका में या कलिका अवस्था में पुष्पीय अंगों की रक्षा करना होता है। ठीक है, तो बाह्यदल का जो काम क्या होगा, वो बड अवस्था के अंदर जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स होंगे उसका प्रोटेक्शन करने का काम होगा, उसकी सुरक्षा करने का काम होगा। साथ ही साथ में ये कैसे हरे हैं, तो हरे होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो कोरोला, या इसको बोला था दलपुंज, दलपुंज या कोरोला। अब देखिए इसको, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह भी अनेक इकाइयों का बना होता है और प्रत्येक इकाई को पेटल कहते हैं। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके देखिए इसमें, इस कलर को ये कलर नहीं लेते हैं, येलो लेते हैं ना। तो येलो कलर में यदि हम बताएं यहाँ पर इस प्रकार से, ये कलरफुल जो लीव्स होगी, फ्लोरल लीव्स होगी कलरफुल, कैसी कलरफुल वाली जो होगी अपने पंखुड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं, वो जो होती है वो क्या कहलाती है, आपका उनका जो बंच होगा वो कहलाता है कोरोला कहलाता है। क्या कहलाता है वो, कोरोला कहलाता है। जो बंच होगा वो कोरोला कहलाएगा। ठीक है, तो ये जितनी पत्तियाँ यहाँ पर होगी, जैसे हमने 1 2 3 4 और भी पत्तियाँ इसके अंदर कलरफुल होगी, तो ये सभी क्या कहलाएगी, पूरा बंच, इसका जो चक्र होगा और रोल जो होगा वो क्या कहलाएगा, दलपुंज या कोरोला कहलाता है। और इसकी एक यूनिट को, एक इकाई को क्या बोला जाता है, दल या पेटल कहते हैं। याद रखिएगा, इसकी एक इकाई को दल या पेटल कहा जाता है। ठीक है, यह कई रंगों के होते हैं और इनका मुख्य कार्य जो होता है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना होता है। चूँकि अलग अलग कलर के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, इसलिए कीट पतंगे इनकी ओर आकर्षित होते हैं, जो कि परागण में या पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चले आगे। तो आगे जो आता है आपका अगला जो आता है वो आता है पुमंग या एंड्रोसियम। अगला क्या आता है, पुमंग या एंड्रोसियम। तो यह पुष्प का तीसरा चक्र बनाता है। तो फिर से हम डायग्राम एक ड्रा करें। यहाँ पर हम इस प्रकार से हमने ये रिसेप्टेकल या थैलेमस बनाया है, और उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा कलर चेंज करके ग्रीन लीफ से हम दो ही बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और उसके बाद थोड़ा और कलर चेंज करके हम इसमें इस प्रकार से हम इसको ड्रा कर देना। तो थर्ड वाला जो संरचना बनेगी इसमें, वो बनेगी आपकी, मैं वाइट कलर से यहाँ ले रहा हूँ, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम जो होता है वो तीसरा चक्र होता है। फर्स्ट तो ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, आउटर टू इनर हम चल रहे हैं। और ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, सेकंड। ये क्या कहलाएगा आपका, सेकंड चक्र या सेकंड रोल इसका कहलाएगा। ठीक है, तो आपने पौधों में इस प्रकार की संरचनाएं देखिए। मैं सिर्फ संख्या में 2 ही बना रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको बोला जाता है, इसके बंच को बोला जाएगा। जितने भी ये होंगे जो तंतुवत संरचना आपको दिखाई दे रही है, इनके बंच को हम बोलेंगे एंड्रोसियम, इनको कहते हैं।
क्या बोलते हैं इनको, एंड्रोस्टियम कहते हैं या पुमंग कहते हैं। ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। ये पुष्प का बाह्य आवश्यक चक्र होता है। अब समझाएंगे कि इसको नेसेसरी रोल क्यों कहा जाता है या कंपलसरी रोल क्यों कहते हैं ना। तो ये कौन सा होता है, ये पुष्प का बाह्य आवश्यक चक्र होता है। ये भी अनेक इकाइयों का बना होता है और इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं या पुंकेसर कहते हैं। तो ये जो संरचना है यहाँ से यहाँ तक की जो वाइट कलर की बनी हुई है, ये संरचना क्या कहलाती है, स्टेमन कहलाती है। और इसके भी भाग होते हैं, स्टेमन के भी ऊपर वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग, ये कहलाएगा एंथर। क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। और उसी के साथ में ये वाला जो भाग है जो कि तंतुवत संरचना है, इसको बोलेंगे हम फिलामेंट। क्या बोलेंगे, फिलामेंट इसको कहा जाता है। इसको फिलामेंट कहे, हम आगे इसको डीप में पढ़ेंगे। और एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलकर ये पूरी संरचना जो कि एंथर से लगाकर नीचे आपका फिलामेंट तक जाएगी, ये पूरा क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, जस्ट मिनट, ये कहलाएगा आपका स्टेमन। कौन सा, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये एंथर से लगाकर ये पूरा का पूरा आपका जो संरचना चल रही है, इसको हम बोलेंगे स्टेमन, इसको कहेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। तो ये पूरी जो संरचना है ये स्टेमन कहलाएगा। इसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं या माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। और इसी में जो स्टेमन का जो एंथर वाला पोर्शन होगा, इसी एंथर में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होगा या पराग कणों का निर्माण यहाँ पर होगा। अगला जो आता है फोर्थ, इसको बोला जाता है जायांग या गाइनोशियम बोला जाता है। ये पुष्प का चतुर्थ चक्र होता है और ये भी कैसा होता है, आवश्यक होता है। और इसकी एक इकाई को कार्पल कहते हैं। तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये वाली संरचना कुछ ऊपर से थोड़ा सा स्वेलिंग वाला स्ट्रक्चर होगा, बल्जिंग वाला, बाइफरकेट, अलग अलग पुष्पों में हमको अलग अलग देखने को मिलेगा। और नीचे की ओर आकर ये कैसा हो जाएगा, एक गोलाकार संरचना बनाएगी जिसको हम ओवेरी कहेंगे ना। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको गाइनोसियम कहते हैं। इसके भी अलग अलग भाग होंगे। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्टाइल कहेंगे। और जो बल्जिंग वाला पोर्शन यहाँ नीचे की ओर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरी कहेंगे। अभी हम डायग्राम में पूरा और क्लियर इसको देखेंगे। इस ओवेरी के अंदर यहाँ पर मेगा स्पोर्स या एग का निर्माण होगा और यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया भी संपन्न होती है। तो इसकी एक यूनिट को क्या बोला था, कार्पल बोला जाता है। एक या एक से अधिक यहाँ पर यदि कार्पल्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, आपके गाइनोशियम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं हम। तो चारों भागों के बारे में चर्चा हो गई है ना। आगे हम देखें तो ये फ्लावर का एक डायग्राम हमने लिया है और बताने का प्रयास किया है। तो ये जो है आपका पेडिक्सिल या इसको बोलेंगे पुष्प ग्रंथ इसको कहा जाता है। और ऊपर की ओर रिसेप्टिकल या इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस कहते हैं। जिस जो थैलेमस होगा वो क्या होता है, हमने बताया था कि जो मॉडिफाइड सूट का प्रतिनिधित्व करता है, इसका एक्सिस होता है ना, ये मुख्य अक्ष होता है। और उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर से हमने बना के रखा हुआ है इसको हमने क्या बोला, सेपल बोला है। और कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर आपने पेटल्स लिख दिया, ये क्या सेपल है ना, कलेक्शन ऑफ सेपल्स क्या कहलाएंगे, कैलिक्स कहलाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा रोल होगा जो ग्रीन कलर से, उसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे, कैलिक्स। और इसकी एक यूनिट को क्या बोला जाता है, ये क्या है, सेपल है। एक यूनिट क्या कहलाती है, सेपल कहलाती है। और कलेक्शन ऑफ सेपल क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। उसके बाद में अब जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ना इसमें, तो रेड कलर्स में हमने अलग अलग जो लीव्स है उसको दिखाने का प्रयास किया है। और पूरा एक चूँकि पूरा आपको मिला हुआ दिख रहा है, ये पंखुड़ियाँ हैं और इनको बोला जाता है पेटल। एक पंखुड़ी को क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। और कलेक्शन ऑफ पेटल इज कॉल्ड द कोरोला।
पेटल के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, कोरोला बोला जाता है, या इसको बोलते हैं दलपुंज, इसको कहा जाता है। उसके बाद में जो वाइट कलर से अपने ये बना के रखा हुआ है, मैं यदि इसको दूसरे कलर से ड्रा करूँ तो ये वाला जो कलर है, ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ यहाँ पर ना, ये वाला, और ये बल्जिंग वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा इसको एंथर बोलते हैं। इसी प्रकार से जो तंतुओं संरचना को फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी संरचना को फिलामेंट प्लस एंथर मिलकर क्या बना रहा है, स्टेमन बना रहा है। और स्टेमन टुगेदर फॉर्म द एंड्रोसियम। बहुत सारे जो स्टेमन होंगे, जो रोल्स होंगे, वो मिलाकर क्या बनाएंगे, एंड्रोसियम का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट है इसमें देखिए फोर्थ वाले चक्र के अंदर, तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कहला रहा है, स्टिग्मा कहलाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टाइल। और ये नीचे की ओर फुला हुआ पोर्शन क्या कहलाएगा, ओवरी कहलाएगा। और इसको हम बोलेंगे कार्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्पल। वन आर मोर कार्पल्स फॉर्म द गाइनोशियम। एक या एक से अधिक कार्पल्स मिलकर क्या बनाएंगे, गाइनोशियम बनाएंगे। तो ये फ्लावर का हमने एक सामान्य सा डायग्राम लिया है और इसके बारे में लिखने का प्रयास किया है, बताने का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ना। आगे देखें, जस्ट मिनट हमने जो चर्चा की थी अभी कि जो एंड्रोसियम है, क्या जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम और गाइनोशियम, जो एंड्रोसियम है और गाइनोशियम है, उसको हमने क्या बोला है, आवश्यक वर्ग बोला है ना। एंड्रोसियम और गाइनोशियम को आवश्यक चक्र बोला है। क्यों आवश्यक बोला है, देखो जब हम आउटर टू इनर हम जाते हैं फ्लावर की बारे में स्टडी करते हुए, तो सबसे पहले हमने देखा था सेपल देखा है, कैलिक्स वाला रीजन देखा है, देन कोरोला वाला रीजन देखा है। तो ये जो होंगे वो लैंगिक जनन के अंतर्गत न युग्मक का निर्माण करते हैं और न ही युग्मक का फ्यूज़न यहाँ पर होता है। चूँकि एंड्रोसियम जो होता है इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट का निर्माण कहाँ पर होता है, आपका एंड्रोसियम के अंदर होगा। जो एंथर होगा वहाँ पर मेल गैमेट का निर्माण होता है। और उसी प्रकार से जो फीमेल गैमेट है, यहाँ पर किसका होगा, फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। कहाँ पर, गाइनोसियम में फीमेल गैमेट का निर्माण यहाँ पर गाइनोसियम के अंदर होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रूप से फीमेल गैमेट यहाँ पर बनेगा ना। तो ये प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, युग्मक का निर्माण हो रहा है। एंड्रोसियम के अंदर भी युग्मक का निर्माण होगा और गाइनोसियम के अंदर भी युग्मक का निर्माण होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया भी जो होगी वो गाइनोसियम वाले पोर्शन में होगी। तो इसलिए इनको आवश्यक चक्र बोला जाता है। इनके बगैर, इनके बिना जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो संभव नहीं है। इसलिए एंड्रोसियम को बाह्य या प्रथम आवश्यक चक्र कहा जाता है और गाइनोसियम को सेकंड आवश्यक चक्र इसको कहा जाएगा ना। ठीक है, आगे हम देखें निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। ठीक है, तो निषेचन पूर्व कौन कौन सी संरचनाएं बनती है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, पादपों में पुष्प विकसित होने से पूर्व अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप जो पुष्पीय आदतक या फ्लोरल फाइब्रोडियम के मध्य क्या होगा, विभेदन होगा एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होने लगता है, जिससे पुष्प क्रम की रचना होती है, जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती है। ठीक है, तो पुष्प में नर एवं मादा जननांग पुष्प संरचना एंड्रोसियम गाइनोसियम के अंदर विभेदित या विकसित होना चालू कर देते हैं। तो निषेचन पूर्व क्या घटनाएं होती है, जो फ्लोरा फाइब्रोडियम सेल्स होगी वो क्या होगी, डिफ्रेंशिएट होना चालू होगी और फाइनली जो होगा वो पुष्प बनना चालू हो जाएगा। और पुष्प के अंदर भी क्या होगा, मुख्य रूप से एंड्रोसियम और जो गाइनोसियम है ये डिफ्रेंशिएट होना चालू हो जाते हैं ना, ये बनना चालू हो जाएंगे। एंड्रोसियम क्या करेगा, हमने बता दिया कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और गाइनोसियम क्या करेगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देखिए, तो हम एंड्रोसियम के अंतर्गत बात करेंगे पुंकेसर के बारे में, जिसको लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल, जैसा हमने बताया था ना अभी पहले चर्चा की है कि जो जितने भी पुष्पीय भाग है वो क्या है, फ्लोरल लीव्स हम इसको बता सकते हैं।
तो इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। इसको पुंकेसर को या जो स्टेमन है उसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोरोफिल इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, इसलिए इसे माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाएगा ना। तो पुंकेसर जो होता है वो उसके 3 भाग होंगे। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। एक होता है फिलामेंट या तंतु जिसको बोलेंगे। पुंकेसर का लंबा, जैसा हम यहाँ डायग्राम बनाए, हम रेड कलर से जस्ट में थोड़ा सा कलर चेंज करें, ठीक। हम बताएं इसमें, तो इस प्रकार से हम एक संरचना बना रहे हैं। एक्चुअल में ये ऐसे हम बनाए और यहाँ से हम इसको यूँ कर दें, तो ये जो संरचना बनी है इसमें जो फिलामेंट जैसा या तंतुवत जो रचना है ये वाली, इसको बोला जाता है फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट कहते हैं इसको, फिलामेंट या तंतु कहा जाता है। तो पुंकेसर का जो लंबा व्रंत होता है वो क्या कहलाएगा, फिलामेंट। ये लंबा व्रंत क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है ना, ये फिलामेंट है। इसके बाद में ऊपर का जो होगा इसको हम बोलेंगे परागकोश या एंथर। इसको हम क्या बोलेंगे, परागकोश या इसको एंथर कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको दिख रही है, इसको एंथर बोला अपन ने, ठीक है। ये एंथर है और ये फिलामेंट है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, फिलामेंट है, और ये वाला पोर्शन आपका क्या है, एंथर है, ठीक। तो फिलामेंट पुंकेसर का लंबा व्रंत या तंतु कहलाता है। और परागकोश फैला हुआ होता है, सिर होता है, और प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ होती है, जिसे हमने यहाँ डायग्राम के अंदर दिखा रहे हैं। इसमें कितने 2 लोब्ड दिखा रहे हैं ना परागकोश में, एक ये 1 और ये 2, तो 2 लोब इसके अंदर होते हैं। अधिकांश केस में आपको 2 लोब दिखाई देंगे जो एक दूसरे से संयोजी के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो परागकोश है ये लोब्स क्या होंगे, एक दूसरे से संयोजी उत्तक या संयोजी या कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और विशेषता ये होती है जो कनेक्टिव होती है वो स्ट्राइल टिश्यू से मिलकर बनी होती है ना, ये बंद टिश्यू होता है, मतलब ये जनन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, संयोजी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये इसके जो एंथर होगा, एंथर के अंदर या परागकोश के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे जनन के अंदर। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो एंथर के बारे में चर्चा करें हम, तो प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ पाई जाती है। प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ होती है तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं जिन्हें लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। देखिए यदि हम इसको परागकोश को डायग्राम के द्वारा बताने का प्रयास करें तो इस प्रकार से यदि हम इसको ड्रा करें, ठीक है। जस्ट मिनट, अपन इसको और नीचे डायग्राम में ले लें। यहाँ पर जो डायग्राम है इस प्रकार से बता दें थोड़ा सा। ये है ना, प्रत्येक परागकोश 2 पालियों से बना होता है तथा प्रत्येक पाली में क्या होंगे, 2 कोष्ठ होंगे। जो प्रत्येक ये जो लोब होगा 1 वाला और ये दूसरा लोब, तो इसके अंदर कितने लोब होंगे, 2 लोब होंगे। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार का डायग्राम यहाँ ड्रा करूँ तो ये 1 लोब मतलब 1, तो और ये वाला आपका 2, इस प्रकार से इसको मैं ये वाला डायग्राम यदि ड्रा करूँ यहाँ पर तो आपको क्लियर होगा। मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया है परागकोश का, यहाँ ड्रा किया है। तो ये जो होगा यहाँ से मैं यदि इसको डिवाइड कर दूँ 2 भागों में ना, तो ये कौन सा वाला हो गया, फर्स्ट लोब, और ये हो गया 2nd लोब। और इसके अंदर प्रत्येक जो कोष्ठ होगा मतलब प्रत्येक पाली होगी उसमें क्या होंगे, 2 कोष्ठ होंगे। तो ये फर्स्ट वाला कोष्ठ चेंबर इसका, ये 2nd वाला लॉक्यूल ना, फर्स्ट लॉक्यूल, इसी प्रकार से फर्स्ट और 2nd। तो ये तो हो गया एक पाली, एक फर्स्ट पाली ये है, 2nd पाली है। वो प्रत्येक पाली के अंदर आपको क्या 2 कोष्ठ देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर गोलेकार में बता दूँ इसको, तो प्रत्येक पाली के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, 2 चेंबर या 2 कोष्ठ या 2 लॉक्यूल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ना, जिनको क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। इनको जो मैं अलग थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ तो ये जो होगा
ये जो ड्रा किया अपने ग्रीन कलर का, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है ये, माइक्रोस्पोरेंजियम। प्रत्येक पाली के अंदर कितने हैं, ये दो दो की संख्या में। इस प्रकार से 4 माइक्रोस्पोरेंजियम एक परागकोश के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इनको पॉलन सेक भी कहा जाता है। 2 पाली युक्त परागकोश को द्विकोष्ठी या डाइथिकस कहा जाता है। इसमें 2 पालियाँ यदि पाई जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस कहा जाता है। और कुछ में केवल एक ही पाली पाई जाती है, उसको मोनोथिकस कहा जाता है। ये टर्म आप याद रख लीजिएगा। जैसे जैसे मतलब इसमें जैसे मालवेसी कुल का जो होगा उसके अंदर डाइथिकस प्रकार का, सॉरी मोनोथिकस प्रकार का आपका इंथर पाया जाता है। लघु बीजाणुधानी या इसको हम बोलते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम, ये वाली जो कोष्ठ है उनको बोला जाता है। में बहुत अधिक मात्रा में महीन पाउडर जैसी माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं, अथवा इनको पॉलन ग्रेन भी कहा जाता है, वो भरे होते हैं। और द्विकोष्ठी परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, जो हमने अभी बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आगे हम चलें तो ये डायग्राम फिर यहाँ बना के रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ये स्टेबन का डायग्राम है ये वाला पूरा, और यहाँ पर जो एंथर है ये वाला जो है वो क्या एंथर है, और इसको कट किया है इस प्रकार से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस प्रकार से पॉलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम इनको कहा जाता है। अब हम चर्चा करें परागकोश की संरचना के बारे में कि परागकोश की संरचना किस प्रकार से होती है, उसको देखें। तो एक प्रारूपिक परागकोश कैसा होता है, द्विपालित होता है तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, जो हम चर्चा कर चुके हैं। प्राय एक अनुलंब खाज के द्वारा एक दूसरे से ये अलग होते हैं। ये जो खाज होगी इसके द्वारा ये एक दूसरे से अलग होगी ना, कोष्ठों को अलग करेगा ना। यहाँ पर से अपन देखें इसको। अब परागकोश की जो अनुप्रस्थ काट के देखें हम, तो परागकोश एक 4 दिशीय संरचना होती है, जिसमें चारों कोनों पर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देता है। जैसा अपन ने इस प्रकार से भी डायग्राम ड्रा किया था। सेकंड हम और बना दें इसको और बताने का प्रयास करें इस प्रकार से ना। तो यदि हम इसको इस प्रकार से हम बताएं तो ये जो होगा आपका, इसको ये आपका कहलाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहलाएगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है। तो ये कैसा होगा, 4 दिशीय होता है। इसमें आपको अनुप्रस्थ काट के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी जो होगी वो चारों कोनों पर आपको दिखाई देगी, समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। हमने बता ही दिया कि प्रत्येक पाली के अंदर क्या होगी, ये 2 होगी ना, ये फर्स्ट पाली और ये सेकंड पाली होती। यदि लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पॉलन सेक के अंदर बन जाती है ना, आगे ये क्या बनाएगी, पॉलन सेक का निर्माण करेगी। ठीक है, आगे हम चर्चा करें लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बात करें तो इसको देखिए हम। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी बाह्य रूप से लगभग गोलाई प्रकट कर रही हुई होती है, लगभग गोलाई में प्रकट होती है। इसमें टेपिटम के अंदर बहुत से परागकण या पॉलन ग्रेन अथवा लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं। यदि हम इसको इस प्रकार से एक ही पॉलन इस प्रकार से बताएं और इसको हम चेंज करें कलर इसका वाइट, तो ये वाली आपकी क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो लघु बीजाणुधानी है। तो इसमें अंदर की जो लेयर होगी, ये जो अंदर की जो लेयर होगी उसको टेपेटम बोलेंगे। हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो जो टेपेटम होगी उसके अंदर बहुत से परागकण या पॉलन ग्रेन इसके अंदर अथवा लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं। ये सामान्यतः 4 भित्तियों से आवृत होती है। ये जो आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें 4 भित्तियाँ पाई जाती है। सबसे बाहर की ओर, मैं सिर्फ ड्रा कर रहा हूँ लाइन, सबसे बाहर की ओर जो होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, सबसे बाहर की ओर आपकी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहलाएगी। तो ये एपिडर्मिस होगी, फिर उसके पश्चात एंडोथीसियम होगा, क्या होगा, एंडोथीसियम होगा। देन उसके बाद क्या होगी, मध्य परत होगी, उसके बाद क्या होगी, मध्य परत होगी, और 4th नंबर पे आपकी क्या होगी, टेपेटम होगी। तो इस प्रकार से ये जो आपका लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम है वो उसके ऊपर 4 भित्तियाँ पाई जाती है ना। तो एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम या इसको बोलेंगे अंतःस्थिथियम, मध्य परत और मिडिल लेयर, और उसके बाद में टेपेटम। आगे हम देखिए इसमें, तो डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, यदि हम डायग्राम के द्वारा यहाँ ड्रा करें
वापस हम ड्रा करने का प्रयास करें, एक ही हम बताएं। तो ये यदि एपिडर्मिस है तो सेकंड वाली हम बता दें, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम बोलेंगे। उसके बाद यदि हम इसको देखें तो ये हम बता दें, क्या बता दें, मिडिल लेयर बोले, मिडिल लेयर होगी। और उसके बाद हम ये वाली बता दें, तो ये लास्ट वाली जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी टेपेटम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टेपेटम कहलाएगी। इस प्रकार से 4 लेयर इसमें उपस्थित होती है। और बीच का जो होगा उसको जोड़ने वाला एक कनेक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बाहर की ओर ये एपिडर्मिस, देन आपका एंडोथीसियम, और उसके बाद में आपका मिडिल लेयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और ये आपका टेपेटम। तो एपिडर्मिस फ्लैटेंड सेल्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर डायग्राम के अंदर। यदि मैं इसको थोड़ा सा कलर से बताने का प्रयास करूँ तो ये जो जस्ट मिनट, ये जो पीला कलर यदि मैं दिखाऊँ है ना, तो ये जो पीली लाइन में दिखा रहा हूँ ये क्या कहलाएगी, आपकी एपिडर्मिस कहलाएगी। उसके बाद में 2 से 3 लेयर के आसपास में आपको क्या दिखाई देगी, ये रेड वाली जो लेयर है वो क्या कहलाएगी, एंडोथीसियम कहलाएगी। उसके बाद में 3 से 4 स्तर आपको क्या कहलाएगा, 3 से 4 स्तर आपका मिडिल लेयर कहलाएगा, ये वाला मिडिल लेयर कहलाएगा। और उसके पश्चात ये जो लेयर है, मैं इसको अलग कलर देता हूँ, ये वाला, ये सेल्स में यदि किस प्रकार से करूँ तो ये कहलाएगा आपका टेपेटम कहलाता है ना। तो इस प्रकार से 4 स्तर इसके अंदर बने होते हैं। ये पॉलन से यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये एपिडर्मिस और फाइब्रस लेयर बनेगी, टेपेटम बनेगा, पॉलन ग्रेन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इनका। नेक्स्ट अपन देखें तो थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है उसी का। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, पॉलेंसिक का जो अपन ये बता रहे थे, फिर से मैं डायग्राम यहाँ एक बना दूँ। तो ये एपिडर्मिस की बात हो रही है, ये सेल्स की। तो ये सबसे बाहरी स्तर होता है जिसकी कोशिकाएं परागकोश के परिपक्वन होने पर चपटी हो जाती है और अंततः सूख जाएगी, सबसे बाहरी लेयर। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एपिडर्मिस कहलाएगा। सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाएगा, आपका एपिडर्मिस कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद में एंडोथीसियम, यह बाह्य स्तर के नीचे स्थित होता है। इसकी कोशिकाएं मोटी होती है जिन पर स्पाइरल स्थूलन या स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। परागकोश में जिन स्थानों पर स्पाइरल थिकनिंग, मतलब कुछ इस प्रकार की सेल्स होगी ना, हम इस प्रकार से इसको बता दें, अलग कलर लें। इन पे स्पाइरल थिकनिंग पाई जाएगी। ठीक है। और जिन स्थान पर जो थिकनिंग नहीं होगी वहाँ पर ये कैसी हो जाती है, पतली होती है। और जहाँ पर ये पतली होगी वहाँ पर से परागकोश जो होगा वो क्या होगा, स्पुटन होगा, वो डेहिसेंस होगा, वहाँ से वो फटेगा और जो पॉलन ग्रेन होंगे उससे बाहर होंगे। ठीक है। वहाँ पर एंडोथीसियम कैसी होगी, पतली हो जाती है, और इसको क्या बोला जाता है, स्टोमियम बोला जाता है। और इस प्रकार से ये कोशिकाएँ परागकोश के डेहिसेंस में या स्पुटन के अंदर मदद करने का काम करती है। कौन सी, आपकी एंडोथीसियम। ठीक है। नेक्स्ट चले तो मिडिल लेयर, एंडोथीसियम के ठीक नीचे 2 या 3 मोटा स्तर, जैसा ये वाला जो स्तर हो गया था आपका, फिर से हम बनाएं इसको, आपका एपिडर्मिस, देन आपका हमने क्या बताया था, एंडोथीसियम। और ये वाली जो लेयर है, हमें थोड़ा सा रेड से बता दूं मैं, हालांकि इस प्रकार से गोलाकार सेल्स नहीं भी देखने को मिलेगी, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको। तो ये 2 से 3 लेयर, कैसे 2 से 3 कोशिका का मोटा स्तर होता है जिसे मध्य लेयर कहा जाता है ना। इसको क्या बोला जाएगा, मिडिल लेयर या मध्य लेयर इसको कहा जाता है। मिडिल लेयर या मध्य स्तर इसको कहा जाता है। मध्य स्तर की कोशिकाएं शीघ्र नष्ट होकर वृद्धि करते हुए जो आपके लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो मिडिल लेयर का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं जो वृद्धि कर रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं ये, और ये डिजनरेट होकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है टेपेटम। यह मध्य स्तर के बाद का जो होगा स्तर, मध्य स्तर के ठीक नीचे तथा परागकोष्ठ के ठीक बाहर की ओर का जो स्तर होगा वो क्या कहलाता है, टेपेटम कहलाता है ना। तो ये जो होगा, जैसा ये यदि परागकोश है,
या हमने बताया कि ये क्या है आपका पॉलन सैक है, तो इसके सबसे बाहर की इसका जो स्तर होगा, इसके सबसे बाहर का जो स्तर होगा, ये वाली कोशिकाओं का जो स्तर होगा, ये स्तर क्या कहलाएगा, ये लेयर क्या कहलाएगी, टेपेटम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टेपेटम कहलाती है, टेपेटम। ठीक है, तो ये टेपेटम कहलाती है। टेपेटम की कोशिकाएं कैसी होती है, वेस्टेप्ड होती है तथा डिप्लॉइड होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। टेपेटम की सेल्स कैसी होती है, डिप्लॉइड होगी ना, द्विगुणित प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनका मुख्य कार्य परागकणों का पोषण एवं एग्जाइन का निर्माण करना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा ना। इनका जो फंक्शन है वो पॉलन ग्रेन का, या हम बोले कि डेवलपिंग जो आपका माइक्रोस्पोर्स है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। इसी के साथ साथ में आपका जो पॉलन ग्रेन है या पराग कण है उसके अंदर उसकी जो आउटर लेयर होगी, ये बाहरी परत होगी जिसको एक्साइन बोलेंगे, उसका निर्माण इसके द्वारा टेपेटम के माध्यम से होता है। तो कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि टेपेटम का निर्माण किसके माध्यम से होगा, या सॉरी टेपेटम जो होगा वो किसका निर्माण करता है, तो आपका एक्साइन का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे हम देखें, चर्चा करें नेक्स्ट। तो लघु बीजाणुधानी या परागकोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो परागकोश के विकास के समय परागकोश या लघु बीजाणुधानी हमने जो अभी हमने ड्रा किया था इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो होगी लघु बीजाणुधानी प्रत्येक कोनों पर एक एक होती है ना, यहाँ पर आपको चौथी वाली देखने को मिलेगी ना। तो इनका विकास जो होगा, परिवर्तन परागकोश के विकास समय तरुण परागकोश के सभी चारों कोनों पर बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मल कोशिकाओं की पंक्ति अपने बड़े आकार, स्पष्ट केंद्रक, गाढ़े जीवद्रव्य के कारण अन्य उपस्थित कोशिकाओं से भिन्नित हो जाती है। तो इनका जो निर्माण होगा, तो यहाँ की जो कोशिकाएं होगी, यदि ये परागकोश है आपका, ये जो परागकोश है, तो इसके नीचे की जो सेल्स होगी, ये सेल्स क्या कहलाएगी, हाइपोडर्मल सेल्स कहलाएगी ना। एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स क्या कहलाएगी, हाइपोडर्मल सेल्स कहलाती यहाँ की कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं क्या करेगी, इसमें से कुछ हाइपोडर्मस कोशिकाएं बड़े आकार की हो जाएगी, स्पष्ट केंद्रक इसके अंदर हो जाएगा, और गाढ़े रंग का गाढ़ा जीवद्रव्य ये प्रोटोप्लाज्म होगा वो कैसा हो जाएगा, गाढ़े रंग का हो जाएगा, और ये अन्य कोशिकाओं से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। इन्हें क्या बोला था, आर्कीस्पोरियल सेल्स कहेंगे। इसमें से कुछ सेल्स क्या हो जाएगी, बड़े आकार की हो जाएगी, कुछ सेल्स कैसी हो जाएगी, बड़े आकार की हो जाएगी, और इन सेल्स को बोला जाता है आर्कीस्पोरियल सेल्स कहा जाता है। और प्रत्येक आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर फिर परिणत डिवीज़न होगा, पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है। और जैसा यदि एक सेल है तो इस सेल्स के अंदर क्या होगा, यदि हम बाहर निकालें इसको आर्कीस्पोरियल सेल्स बोले, तो इसमें डिवीज़न होगा, और कैसा डिवीज़न होगा, पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर ड्रा होगी, ये होगी एक आउटर सेल और ये होगी एक इनर सेल। ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर बनेगी। बाहर की ओर की जो कोशिका होगी, ठीक है, पेरिक्लिनल या परिणत डिवीज़न होगा, इसमें बाहरी प्राइमरी पेराइटल सेल्स, तो इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी पेराइटल सेल्स। क्या बोलेंगे इसको, पेराइटल सेल्स। कलर चेंज करें हम, पेराइटल सेल्स कौन सी, प्राइमरी, ये कौन सी होगी, प्राइमरी पेराइटल सेल्स होगी, ये ना, इसको प्राइमरी पेराइटल सेल्स बोलेंगे। और अंदर की जो सेल्स होगी उसको बोला जाता है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। क्या बोलेंगे, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, PMSC हमने बता दिया, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स इसको कहते हैं। प्राइमरी जो पेराइटल सेल्स होगी 3 से 4 स्तर बनाती है, जिसमें बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य स्तर तथा आपका टेपेटम बनता है। यह जो पिछली हमने चर्चा की थी लघु बीजाणुधानी के बाहर की ओर की जो लेयर्स के बारे में, तो वो जो थी आपका एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम, इनका निर्माण इस पेराइटल सेल्स से होता है। ये जो सेल्स होगी इसके द्वारा 4 लेयर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इनका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल जो होगी
वो कई विभाजनों द्वारा देखिए अपन कई विभाजनों द्वारा बहुत सी पराग मात्र कोशिकाओं या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं या माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती है, और इन्हीं लघु बीजाणु मात्र सेल्स या माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स के अर्धसूत्री विभाजन से पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमने आज जो चर्चा करी है अभी तक, वो जो पुष्पों के अंदर या जो पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हो रही है उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने देखा कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। हमने इसके चारों चक्रों के बारे में चर्चा करी है। फर्स्ट आपका हमने कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम का हमने क्या बोला है, नेसेसरी वर्ब बोला है, और आपका जो मतलब आवश्यक चक्र बोला है, और कैलिक्स और जो करोला है उसको हमने क्या बोला है, हेल्पिंग वर्ब इसको हम कह सकते हैं। जो एंड्रोसियम होगा वो मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेगा, उसके अंदर मेल गेमिट का निर्माण होगा, और जो गाइनोसियम होगा उसके अंदर फीमेल गेमिट का निर्माण होगा, और इनके फ्यूज़न से जाइगोट का निर्माण होता है। इतना हमको पता है। इसके बाद हमने जो एंड्रोसियम है उसके बारे में थोड़ी चर्चा की है। तो एंड्रोसियम जो होगा उसका एक यूनिट को हमने क्या बोला है, स्टेमन बोला है या पुंकेसर बोला है, जिसके दो भाग बताए हैं, एक एंथर वाला पोर्शन और एक आपका फिलामेंट वाला पोर्शन। एंथर जो होगा वो दो प्रकार के हमने बताए आपकी इसके अंदर, हालांकि अलग अलग प्रकार के होते हैं, दो की हमने चर्चा की है, एक डाइथिकस और एक मोनोथिकस प्रकार का। डाइथिकस जो होता है उसमें दो पालियाँ पाई जाती है या दो लोब्ड बाई लोब्ड होता है वो, और जो मोनोथिकस होगा वो यूनिलोब्ड होगा या एक सिंगल लोब्ड वाला होगा। और प्रत्येक लोब के अंदर हमने बोलता है कोष्ठों की संख्या, चैम्बर की संख्या बताए तो दो चैम्बर पाए जाते हैं। यदि डाइथिकस स्टेमन होता है तो जिस प्रकार से हमने अभी, और हम यहाँ पर डायग्राम एक और बना के बता दें, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपको इस प्रकार से। तो ये यदि एक पाली इस साइड की है और ये वाली दूसरी है, तो एक लोब ये फर्स्ट और ये सेकंड पाली ना, इसमें एक चैम्बर फर्स्ट में, दूसरा चैम्बर फर्स्ट में, फर्स्ट चैम्बर एक चैम्बर सेकंड में, और सेकंड चैम्बर सेकंड में। तो इस प्रकार से चार चैम्बर हमको देखने को मिलते हैं, चार कोष्ठ देखने को मिलते हैं, और इनको पॉलन सेक कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन चैम्बर को, पॉलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी, क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु धानी इसको कहा जाता है। और इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का या मेल गेमिट का यहाँ पर निर्माण होता है। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होगा वो भी हमने देखा। तो इसमें जो सेल्स होगी हाइपोडर्मस सेल्स, उसके अंदर जो सेल्स है वो क्या होती है, थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी अपने अदर सेल से। उसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, आकार इसका बड़ा हो जाता है, और इसमें पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है। और इससे दो प्रकार की सेल्स बनती है, प्राइमरी पेराइटल सेल्स आउटर साइड में, और इनर साइड में आपको क्या बनेगी, जो बनेगी वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो होती है वो इस पराग फॉलन सेक, या हम इसको बोले कि बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वाल होती है उसका निर्माण करती है। प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो होगी वो डिवीज़न करके चार लेयर का निर्माण करेगी। सबसे बाहर की ओर एपिथेलियम बनाएगी या एपिडर्मिस का निर्माण करेगी, उसके बाद में आपका एंडोथीसियम का निर्माण करेगी, देन मिडिल लेयर का निर्माण करेगी, और फिर टेपेटम का निर्माण करेगी। ठीक है, जो इसकी मिडिल लेयर होती है वो ग्रोविंग या जो विकसित हो रहे हैं मेल गेमिट्स हैं या माइक्रोस्पोर्स है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और जो एंडोथीसियम होती है उसकी जो स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, इस कारण से वो जगह जगह कैसी होगी, वो पतली होती है, और उसी स्तर से वो क्या डेहिसन करेगी या स्पुटन होगा, जो एंथर होगा वो फटेगा या उससे परागकोश बाहर निकलेंगे ना, डेहिसन की प्रोसेस वहीं पर होगी। और जो मिडिल लेयर से हमने बता दिया कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है, उसी प्रकार से जो आपका टेपेटम होता है वो इनर मोस्ट लेयर होती है इसकी, और जो परागकोश से सटी हुई होगी या माइक्रोस्पोरेंजियम से लगी हुई लेयर होगी वो वहाँ पर। और इसका जो कार्य होता है वो
माइक्रोस्पॉन्ज की इनर वाली लेयर होगी ना, और इसका जो कार्य होगा वो एग्जाइन का निर्माण करना होगा। किसका? एग्जाइन का निर्माण करना होगा, और साथ साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी। और एग्जाइन जो होता है वो पॉलन ग्रेन का आउटर कवरिंग होती है ना, परागकण। हम आगे जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो उसके अंदर एग्जाइन और एंटाइन के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाइन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? टेपेटम के द्वारा किया जाता है, इसका सिक्रीशन किया जाएगा और एग्जाइन बनेगा ये पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाएगा। तो अगला जो नेक्स्ट हमारा होगा वो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी है साथ में, और साथ ही साथ में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके।